बकरी की आवाज के लिए जो शब्द यूज करते हैं वो क्या शब्द होता है बच्चों? मिमियाना। क्लियर बात? ये एक तरीका है पढ़ाने का, ये भी आप यूज कर सकते हो। इसलिए आपको किसी और की सहायता की जरूरत नहीं है। जब आप क्लास में पढ़ाने के शिक्षक बनोगे तो आपको इसके लिए क्या प्रिंसिपल से फंड की जरूरत है? आज के समय में क्या क्लासरूम में इसके लिए आपको अलग से रिसोर्सेज की जरूरत है? नहीं है। ये आप अपने तरीके से इनोवेशन भी ला सकते हो। ये भी आप इंटरव्यू में कहीं कहीं बात बोल सकते हो कि भाई हमारे पास खुद आज के समय में क्या एंड्रॉइड बेस्ड फोन है जिसमें कि ऑडियो क्लिप्स भी हैं, वीडियो क्लिप्स भी हम रख सकते हैं, है ना? तो हम उनका उपयोग भी कहीं ना कहीं प्रबंधन की पूर्व स्वीकृति से, ये बोलना पड़ेगा, मैनेजमेंट के प्री अप्रूवल के साथ प्रिंसिपल से पूछ के हम उन चीजों का भी प्रयोग करके बच्चों को सिखाने में मदद कर सकते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन हाँ, उस समय मैं सर अपनी कॉल्स को एरोप्लेन मोड पे रख दूंगा, ये बोलना पड़ेगा, ताकि वो मुझे या मेरे बच्चों को डिस्टर्ब ना कर सके मेरे प्रोसेस में। लेकिन होता उल्टा है, फोन आ गया, हाँ जी कैसे हो बच्चों, तुम अपना पढ़ो। आधा आधा घंटा लोग बतिया जा रहे टीचर लोग क्लास में। बहुत बेनिफिट है। अब कंप्यूटर का तो देखो ये बेनिफिट है जी कि कंप्यूटर आज के समय में, है ना, क्या कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं, केबीएस की एलिजिबिलिटी कंडीशन में भी जाओगे तो डिजायरेबल में लिखा हुआ है ना कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, हमें कंप्यूटर को अप्लाई करने का बेसिक जानकारी होना जरूरी है। तो वो खुद ही कह रहे हैं और मैंने किया हुआ है, तो इसका मतलब मैं जस्टिफाई करता हूँ उनकी एलिजिबिलिटी को। नंबर 1, मैं औरों से बेहतर हो गया, डिजायरेबल है फिर भी मेरे पास है। एक, इसका उपयोग क्या है? तो उपयोग ये है कि आजकल का जो पूरा का पूरा करिकुलम है ना, उसमें कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, बच्चों को बहुत सारे एक तरीके से असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, काम दिए जाते हैं, जिसमें बच्चे खुद से ढूंढें और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें, इसकी प्रेरणा होती है या इसका प्रयास होता है। ठीक, और ये प्रयास इसलिए होता है ताकि बच्चे किसी के ऊपर निर्भर पूरी तरह से ना होने पाए, ना तो किताब पे ना तो अध्यापक पे। ठीक है, इसलिए उनको ऐसे टास्क या ऐसे परियोजनाएं, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। इन परियोजनाओं या प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में बच्चों को कंप्यूटर की मदद मिल सकती है। क्योंकि मैंने कंप्यूटर की जानकारी ली हुई है तो मैं वो जानकारी बच्चों में थोड़ी थोड़ी अपने विषय से संबंधित जितनी जरूरी होगी देते जाऊंगा, ताकि बच्चे उसका उपयोग करके अपने विषय की जानकारी को भी बढ़ा सकते हैं। क्लियर हुआ? इस तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हो। दूसरा यह है कि भाई चूंकि मैं कंप्यूटर का यूज करना जानता हूँ तो मैं कुछ ऐसे पीपीटीज बना सकता हूँ, है ना? जैसे मान लीजिए मुझे पर्यावरण पढ़ाना है तो पर्यावरण पढ़ाने के लिए अलग अलग चीजों पे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, है ना, सीजन्स के ऊपर, या लेट्स से वाइल्ड लाइफ के ऊपर, है ना, जैसे मान लीजिए फूड के ऊपर, विटामिन्स के ऊपर, तमाम सारी ऐसी चीजों के ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर मैं बहुत सारे ऑडियो वीडियो क्लिप्स बना सकता हूँ, मूवीज बना सकता हूँ, है ना, वीडियो एडिटर का यूज करके, या फिर पीपीटीज बना सकता हूँ कम से कम, जिसको कि मैं अपने क्लास में जाके प्रेजेंट कर सकूँ अपने लैपटॉप के माध्यम से, अगर मेरा मैनेजमेंट मुझे अलाउ करता है। तो ये हम बोल सकते। टाइपिंग का ये है कि भाई ऑक्यूपेशनल है और कंप्यूटर यूज करने के लिए टाइपिंग की हेल्प तो वैसे भी चाहिए होती है, तो उसमें मदद करेगा इनडायरेक्टली। और डायरेक्टली ये है कि भाई एक तरीके का ऑक्यूपेशन है ये, अगर हमें नहीं कुछ आता तो टाइपिंग भी आता है तो हमारे लिए जीवन निर्वाह करना मुश्किल नहीं है, इसलिए मैंने एक सीख लिया है। वर्कशीट्स बच्चों के लिए वर्कशीट्स बनाने में भी हेल्प करेगा, टाइपिंग करने में आके हमारा समय बचेगा, हमें किसी और के ऊपर निर्भर हमें बार बार स्कूल मैनेजमेंट को जाके नहीं कहना पड़ेगा कि जी ये सीट टाइप करवा के भेजो क्लास में। मैं अपनी तरफ से भी कुछ रिसोर्सेज बच्चों को प्रोवाइड एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, ठीक है? और वही एक्स्ट्रा देने वाला टीचर उनको चाहिए जो ड्यूटी के बियॉन्ड जाके भी काम करने के लिए इच्छुक हो। वो करेगा कौन? जिसका सच में पैशन होगा, जिसको सिर्फ नौकरी से मतलब होगा, वो जैसे ही 2 बजे निकल लेगा नहीं। लेकिन उनको चाहिए कौन? जो एक्स्ट्रा दे। हर एम्प्लॉयर को वही चाहिए होता है जो एक्स्ट्रा दे, ये ध्यान रखना है, सिर्फ केवीएस को नहीं। कोई भी एम्प्लॉयर जो कि अपॉइंटमेंट करने के लिए बैठा हुआ है, इंटरव्यू लेने के लिए बैठा हुआ है, उसको चाहिए कौन? जो कि सैलरी से ज्यादा काम करे, जो वर्किंग आवर से ज्यादा काम करे, जो जिम्मेदारियां अपनी तो ले ही ले, दूसरों की भी ले सके, जो बैकअप के रूप में हो, नहीं कि भाई कल को दूसरा स्टाफ नहीं आया तो वो भी संभाल लेता है। ये कौन कर पाएगा? जो मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, जिसको गणित भी आती होगी, इन्वायरमेंट भी आता होगा, हिंदी भी आती होगी, अंग्रेजी भी आती होगी। अगर 2 टीचर एब्सेंट हो गए किसी दिन कुछ कारण से, तो आप बाकी क्लासेस को कम से कम संभाल तो सकते हो, नहीं तो वो बच्चे इनडिसिप्लिन हो जाएंगे, कोई किसी का सर फोड़ेगा, कोई किसी का पाँव तोड़ेगा, लेके मार दिया स्लेट किसी के ऊपर, घुस गई इतनी, क्या करोगे? ऐसा ही तो होता है ना स्कूल में, बच्चों का इंटेंशन नहीं होता लेकिन खूब चोट लगती है उनको, खूब झगड़े होते हैं आपस में, गिर जाते हैं वो टेबल से खेलने कूदने में, वो भी तो देखना है। तो आप क्या कर सकते हो कि घूम टहल के मॉनिटर कर सकते हो, उनको एक्टिविटीज दे सकते हो, काम दे सकते हो, अगर विषय की जानकारी आपके पास है दूसरे भी तो उनको चाहिए कौन? वही जिसके पास मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज हो, ताकि इमरजेंसी में वो काम आ सके। कोई टीचर मान लीजिए किसी कारण की वजह से नौकरी उसकी चली ही गई, या उसको सस्पेंड कर दिया गया, या उसको मान लीजिए डिपार्ट कर दिया गया, पूरी तरीके से हटा दिया गया, या कुछ उसके साथ प्राकृतिक या वैसी आपदा हो गई कि भाई अचानक से वो खाली हो गई पद, तो एकदम से तो रिक्रूटमेंट नहीं हो जाएगी, तुरंत से अगले दिन से आ जाएगा कोई नया टीचर,
है ना, कुछ समय लगेगा उस चीज को करने में, तब तक वहाँ जो अवेलेबल स्टाफ है उसको उस क्लास को क्या करना पड़ेगा, टेक केयर करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें वो सोच के चल रहे हैं, इसीलिए उनको वैसा ही टीचर चाहिए। तो ये चीजें जब हमारी इंटरव्यू की बातचीत में सामने कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी आती रहेंगी तो हमारा पॉजिटिव पॉइंट बनता रहेगा अपने आप। है बस समझ में? तो ये हो जाएगा शिक्षण सह सामग्री। एक और चीज इसमें आप लिख लीजिए, शिक्षण विधियां एवं सूत्र, ठीक है, टीचिंग मेथोडोलॉजीज एंड फॉर्मूले, ठीक है, टीचिंग मेथोडोलॉजीज एंड फॉर्मूले, ये रूल्स जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है, कि वो कौन सी शिक्षण विधियां हैं जिनका प्रयोग हम क्लास में करके इस प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं। तो बेसिकली जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना, ये क्या है, इंग्रेडिएंट है, ये सारे उसके क्या है, अलग अलग तत्व हैं, पक्ष हैं, इन्हीं पक्षों के ऊपर निर्भर होगी पूरी पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसका मतलब टीचर बेस्ट होगा तो बढ़िया होगा, शिक्षार्थी अच्छे होंगे, तत्पर होंगे सीखने के लिए तो बढ़िया होगा। अगर ये दोनों अच्छे हैं लेकिन पाठ्य पुस्तक अच्छी नहीं है तो क्या बच्चों को मदद मिलेगी सीखने में या टीचर को मदद मिलेगी पढ़ाने में? नहीं। इसलिए पाठ्य पुस्तक का भी निर्धारण बहुत उचित तरीके से किया जाना चाहिए। इसीलिए आप देखते हो कि एक एक पुस्तक बनाने के लिए पूरी पूरी रिसर्च टीम होती है, एनसीईआरटी वगैरह खूब सारे रिसर्चेज होते हैं, लैंग्वेज कैसी हो, कहानी कैसी हो, कहानी में उपदेश कितना हो और इंटरटेनमेंट कितनी हो, ये सब भी देखा जाता है। अगर मान लीजिए किसी प्राइमरी कक्षा की पुस्तक में, भाषा की पुस्तक में खूब सारी कहानियां हो लेकिन वो सारी की सारी कैसी हो, सिर्फ और सिर्फ ज्ञान देने वाली हो, उपदेशात्मक हो, मतलब प्योर उपदेश दिए गए हों, तो क्या वो बच्चे पढ़ने में मन लगाएंगे अपना? उनका मन ही नहीं लगेगा, बोरिंग हो जाएगी वो बात। नहीं, उनको प्रवचन डायरेक्ट थोड़ी दिया जा सकता है, प्रवचन देना है, नैतिक शिक्षा देनी है, लेकिन कैसे? मनोरंजन के माध्यम से। क्लियर हुआ? तो उसमें क्या होगा, मनोरंजन होगा, खेल कूद होगा, मेले होंगे, टॉफियां होंगी, आइसक्रीम्स होंगे, नहीं, अलग अलग खेलकूद की बात होगी, त्योहारों की बात होगी, मौसम की बात होगी, बारिश की बात होगी, क्लियर हुआ, और उन पिकनिक की बात होगी, और उन सब के माध्यम से अंतिम में क्या होगा, पॉजिटिव संदेश होगा कि भाई हमें दोस्ती निभानी चाहिए, हमने माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। नहीं, एक आपने पढ़ा होगा बहुत पहले चिमटे वाली कहानी, किसकी? हमीद की ना, हमीद की, कि उसके पास पैसे नहीं थे तो वो क्या करता है, जाके मेले में से अपने पॉकेट मनी से क्या खरीद के लाता है माँ के लिए? चिमटा, क्योंकि वो देखता है कि रोज रोटी बनाते समय उसके हाथ जलते। एक ऐड आता था केबल का, देखा था? कौन सी केबल का? हेवल्स का। उसमें भी यही बात थी कि बच्चा देखते रहता है कि उसका हाथ जल रहा, फिर जाके घूमता है तो हेवल्स का केबल मिलता है, उसको मोड़ मोड़ के चिमटा बना के ले आके देता है, मतलब उस तरीके का कोई यंत्र बना देता है। तो ये जो चीजें हैं वो हमें प्रेरित कर सकती है ना, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे होनी चाहिए। इसी तरीके से जो हम टीचिंग एड यूज कर रहे हैं, अगर मान लीजिए बच्चों की आवश्यकता है विजुअल एड की और हम ऑडियो एड यूज किए जा रहे हैं बार बार, तो क्या बच्चे समझ पाएंगे? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो क्लासरूम हमारी है, अगर वो इंक्लूसिव क्लासरूम है, जो कि होगी, है ना, तो इंक्लूसिव क्लासेस के हिसाब से बच्चों की ज़रूरतें पहले जाननी है कि उनको किस तरीके से बेहतर समझ में आ सकता है, और उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, टीचिंग एड्स का सिलेक्शन करना है। और कोशिश ज़्यादातर इंक्लूसिव क्लासेस में कैसी होनी चाहिए, किसी एक ही प्रकार का टीचिंग एड यूज किया जाना चाहिए, डाइवर्सिफाइड, है ना। किसी भी इंक्लूसिव क्लास की जरूरत क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है। आप अगर एक शब्द में डिफाइन करना हो इंक्लूसिव क्लास को तो आप क्या बोल सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन इज द मेन फीचर ऑफ द इंक्लूसिव क्लासरूम या इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन एट द लेवल ऑफ टीचिंग एड, डाइवर्सिफिकेशन एट द लेवल ऑफ टीचिंग मेथड्स, डाइवर्सिफिकेशन एट द लेवल ऑफ असेसमेंट टेक्निक्स, डाइवर्सिफिकेशन एट द लेवल ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। हर तरीके का डाइवर्सिफिकेशन अगर हम लेके आते हैं तो इसका मतलब कि हमारी इंक्लूसिव क्लास की प्रॉब्लम्स को भी हम अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं ना, क्योंकि वो दरअसल इंक्लूसिव क्लास बनी कैसे है, बच्चों की डाइवर्सिफिकेशन से ही तो बनी है। उनकी लर्निंग की जो क्षमता है वो डाइवर्सिफाइड है, किसी की ज़्यादा, किसी की कम, किसी की एवरेज नहीं। उनकी जो शारीरिक क्षमता है वो अलग अलग है, उनकी एबिलिटीज़ का डाइवर्सिफिकेशन है, और इसीलिए उनकी एबिलिटीज़ को ध्यान में रख के हमें अपनी सप्लाई ज्ञान की, टीचिंग एड्स की, बाकी विधियों की करनी पड़ेगी। ठीक, असेसमेंट भी सबका एक जैसा नहीं हो सकता। अब उसमें कोई बच्चा होगा जो मान लीजिए शारीरिक रूप से अक्षम है पर दिमागी रूप से बहुत सक्षम है, तो क्या उन बच्चों की फिटनेस को अगर हमको नापना है तो सबको क्या हम 100 मीटर की दौड़ करवाएंगे? अगर हम 100 मीटर की दौड़ करवा के बच्चों की फिटनेस का असेसमेंट करते हैं तो क्या ये न्यायपूर्ण है? नहीं, क्योंकि उसमें जो बच्चे, जिनके बच्चों के पैरों में तकलीफ होगी या जो बच्चे पैरों में कमजोर होंगे, पोलियो होगा या कुछ होगा, वो तो वैसे ही बाहर हो गए, और उस आधार पे आप उनको क्या करोगे, ग्रेड सबसे कम दे दोगे फिजिकल फिटनेस के अंदर। तो क्या ये सही माना जाएगा? ये असेसमेंट क्या माना जाएगा, बायस्ड माना जाएगा। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि वो उनकी एबिलिटीज के अनफेवरेबल है ऑलरेडी,
और आप जानते हो कि उनकी ये एबिलिटी नहीं है, फिर उनके साथ ये असेसमेंट लागू नहीं कर सकते आप। अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, बायस्ड इवैल्यूएशन कर रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट टेक्निक्स का यूज करना पड़ेगा, अलग अलग असेसमेंट कराने पड़ेंगे। उनको इस तरीके का एक्टिविटी दोगे, जो बच्चे पैरों से कमजोर होंगे उनको आप क्या करोगे, पंजा लड़ाओगे, उससे उनकी फिटनेस साबित हो जाएगी नहीं, या उनको आप दूसरा जो सिटिंग स्पोर्ट्स है उसमें पार्टिसिपेट कराओगे, उससे पता चलेगा। तो एक चीज ध्यान रखना है कि कोई अगर फिजिकली डिसेबल है या हम कहते हैं कि कमजोर है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इनएफिशिएंट है, वो अदक्ष नहीं है, वो दक्ष है, वो एफिशिएंट है। बस क्या है कि वो एक पार्ट में दूसरे से कमजोर है, लेकिन दूसरे पार्ट्स में बहुत सारे बच्चों से आगे भी हो सकता है ना। तो बीइंग अ टीचर आपको इस वाले पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसीलिए शिक्षण सामग्री होगी और इसी तरीके से शिक्षण विधियों का चयन भी इसी पर निर्भर करेगा। तो इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो जाता है, शिक्षा। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट जो हम सेशन करेंगे इसमें, तो इसी से कंटिन्यू कर लेंगे कि इसके अंदर जो एबिलिटीज है, गुण है, वो कौन कौन से होने चाहिए। तो कई सारे क्वेश्चंस आपके इसी से निकलेंगे। स्ट्रेंथ जैसे पूछते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बताओ क्या है टीचर होने के नाते, तो हम स्ट्रेंथ ये थोड़ी बताएंगे कि हम 500 पाउंड उठा लेते हैं। अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं टीचिंग का, तो हम ये तो नहीं बताएंगे सर हम 100 टिप्स मार लेते हैं एकदम बिना रुके, नहीं, वो स्ट्रेंथ थोड़ी पूछ रहे हैं, भले आप मार लेते हो, लेकिन वो वहां नहीं बताना। कई बच्चे बताएंगे कि सर मैं तो डंबल्स करता हूँ कम से कम 15 मिनट तक लगातार करते रहता हूँ। अरे यार क्या मतलब, मैं तैराक हूँ, मैं तैर लेता हूँ 5 किलोमीटर तक बिना रुके, थोड़ी चाहिए। तो हमें स्ट्रेंथ बतानी है रिलेटेड टू माई जॉब, ठीक है, ताकि वो मेरी सुटेबिलिटी को फिक्स करे, आई एम सुटेबल फॉर दिस जॉब और नॉट, ठीक। तो वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। वीकनेस भी हम इसी तरीके से, कई बच्चों से जैसे इंटरव्यू में हमें पूछा गया वीकनेस बताओ, तो कहते अच्छी वीकनेस थोड़ी बताएंगे है ना, वीकनेस तो है ही नहीं भाई, ऐसे कैसे हो गया कि वीकनेस नहीं है। आप इसका मतलब अपनी स्वॉट एनालिसिस नहीं कर रहे हो, नहीं। इतने पढ़े लिखे लोगों ने SWOT 4 अक्षर लेके एक नया कंसेप्ट बना दिया, और ये कंसेप्ट आपको पता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है। आप जब मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो उसमें एक स्ट्रीम होती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, रणनीतिक प्रबंधन। अब ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता है दरअसल ये हर जगह लागू होता है, खासकर लागू होता है पता है कहाँ, ये जो हमारे वार डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो रक्षा से संबंधित मुद्दे होते हैं ना, वहाँ पे ये लागू होता है। क्लियर हुआ। स्ट्रेटेजिक अफेयर जो होते हैं हमारे, वो दरअसल किससे संबंधित होते हैं, जिसमें कि इकोनॉमी इन्वॉल्व होती है और सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है। वहाँ पे स्वॉट एनालिसिस की जाती है। कोई भी कंट्री अपनी स्वॉट एनालिसिस करती है कि भाई मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेरी थ्रेट्स क्या है, उसको ध्यान में रख के वो अपना पूरा आगे का प्लान तैयार करती है। तो ये तो हर इंसान के अंदर होना चाहिए, और अगर नहीं है आप कहते हो इसका मतलब आपने पहचाना ही नहीं, आपने कभी भी आज तक अपना इवैल्यूएशन किया ही नहीं। क्लियर। और किया भी तो बायस होके किया, आपको सिर्फ अपनी अच्छाइयाँ देखी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वीकनेस से पूछा जाए तो ये कहते हैं कि मुझे क्रोध बहुत आता है। ये तो आपने अपने पैर पे क्या मार ली, गड़ासा। चोट थोड़ी लगती है, गड़ासे में तो अलग ही है। गड़ासा किससे लोग जानते हैं सर, हाँ बहुत सारे है ना। गड़ासा होता है जो कुल्हाड़ी से भी ज्यादा धारदार होता है और उससे ज्यादा एक साथ भाव पहुंचाता है। कुल्हाड़ी का तो मान लो इतना नोक होता है तो उतनी ही जगह पे चोट पहुंचाएगा, गड़ासा इतना होता है सीधा, ठीक। तो बेसिकली गड़ासी मार ली। मतलब क्या कि ये वाली जो कमजोरी है ना, ये टीचर की नहीं होनी चाहिए। अगर ये, और हालांकि किसी इंसान की नहीं होनी चाहिए, क्रोध जो है वो कभी भी किसी भी प्रकार से मददगार नहीं हो सकता, ठीक है। क्रोध, आवेश, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे ऐसे कमजोरियां हैं जो कि होनी ही नहीं चाहिए किसी इंसान में। तो फिर ऐसे इंसान में क्यों होनी चाहिए जो कि दूसरे इंसान बनाने चला है। आप सोच के देखो, भगवान में अगर ये कमियां हो जाए तो क्या उसको हक है हमें बनाने का? नहीं है। तो आप उन छोटे बच्चों के लिए भगवान ही तो हो। एक ने जन्म दे दिया माँ बाप ने, एक ने कहीं ना कहीं वो व्यवस्था कर दी जिससे वो जन्म ले सके, इस तरीके की दुनिया बना दी, प्रकृति बना दी। अब उसको जीवन जीने के लायक कौन बनाने वाला है? आप, ताकि वो मर न जाए, ठीक। नहीं तो क्या होगा, 10th का बोर्ड का एग्जाम आते आते, 12th का IIT का जी का मेंस आते आते वो तो परेशान होकर लटक जाएगा कहीं। जिस तरीके का प्रेशर है एनवायरनमेंट में, अगर टीचर भी वैसा ही प्रेशर देने वाला हो गया तो फिर उसको सहारा किसका बचा? माँ बाप तो पहले ही कह चुके हैं भैया 95% आएगा तब तेरा एडमिशन होगा ग्रेजुएशन में, BSc में, नहीं तो डी वाले लेंगे नहीं। कहाँ लेंगे? 96% से नीचे कोई ले रहा है? चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम हो, चाहे वो इवन आर्ट्स स्ट्रीम हो, अच्छे कॉलेज, हिंदू कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, क्या लेंगे ये? They're not going to take you। तो ऐसे में क्या करे बच्चा, मर जाए ये सोच के कि भी SOL में पढ़ना पड़ेगा? नहीं, मजबूत बनाना पड़ेगा आपको उसको, और वो मजबूती आप शुरू से उसको देंगे, तब नींव मजबूत होगी तो तने मजबूत होंगे। और नींव कौन बनाने वाला है बच्चों का? प्राइमरी टीचर, राइट। तो आप वो चीज हो, आप वो बल हो, वो फोर्स हो बच्चों की जिंदगी में,
जो कि उनकी नींव को बनाने जा रहे हो, और पता चला आप ही की कमजोर है। इसलिए मैं बार बार आपसे ये बात जरूर कह रहा हूँ कि भले आपकी इच्छा जो भी हो, भले आपकी मनसा जो भी हो, भले आप जिस वजह से टीचर बनना चाहते हो वो सब ठीक है, बट अब जब बनने जा ही रहे हो तो कम से कम अब से ये सोचना शुरू करो कि भाई मुझे अच्छा टीचर कैसे बनना है। टीचर तो बन ही रहे हो, आई बात समझ में? अच्छा टीचर कैसे बनना है, आउटस्टैंडिंग टीचर कैसे बनना है। और आउटस्टैंडिंग टीचर आप तब बन जाओगे जबकि आप सिर्फ बच्चों को 95% 98% मार्क्स दिला लोगे, तब नहीं। अगर आपकी क्लासरूम से 10 बच्चे भी ऐसे निकल गए जो दुनिया में पॉजिटिविटी का संदेश देते हैं, जो कि लोगों को मरने से, डूबने से, संत्रास में जाने से, अजनबीपन में जाने से रोकते हैं, बचाते हैं, सही शिक्षा देते हैं, सही दीक्षा देते हैं, पॉजिटिविटी सिखाते हैं, लड़ना भिड़ना सिखाते हैं, संघर्ष करना सिखाते हैं, तो फिर ठीक है, काम हो गया आपका, आप अच्छे टीचर निकल गए। ठीक है, नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी जिंदगी में। इसीलिए जैसे यूपीएससी का एग्जाम था, मैंने दिया, 5 साल जिंदगी के लगाए, एमकॉम करके बीएचयू से, अच्छी यूनिवर्सिटी है, अभी तीसरे नंबर पे आई है अभी रैंकिंग में। ठीक है, 2005 में बीएचयू से पास आउट हुआ, मास्टर ऑफ कॉमर्स करके फिर आईएएस की तैयारी करने लग गया। मेरे साथ के सारे स्टूडेंट आज क्या है, क्वालिफाइड सीएस हैं मोस्टली, मतलब 80% क्राउड जो थी वो लक्ष्मी नगर में आके बस गई। कुछ हम थे जो कि आगे मुखर्जी नगर में, किस्मत खराब। ठीक है, जो लक्ष्मी नगर में आए वो क्या बन गए, सीए बन गए, मोस्टली बन गए। आज के डेट में तो कुछ अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और मोस्टली जो है वो पीएसयूज में लगे हुए हैं अच्छी पोस्ट पे। कोई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में है, कोई पीजीसीआईएल में है, कोई अभी समरेंद्र झा है वो है हमारा इसमें ओएनजीसी में अच्छा खासा पैकेज ले रहे हैं। बहुत सारे रह गए जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी फॉर्म बना रखी है ऑडिटर्स की। ठीक है, उसमें एक फ्रेंड का ग्रुप है सीए का जो मेरा खुद का काम देखता है। ठीक है, हम उसके क्लाइंट बने हुए हैं। बट जो भी है, अब उस समय पता चला भाई सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया, पहुंचे, नहीं हुआ तो क्या करते। बहुत सारे लोग तो अभी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तब वाले है ना। मेरे हिसाब के बहुत सारे लोग हैं जो आज भी वही गांधी विहार में रह रहे हैं, वही नेहरू विहार में रह रहे हैं, वही पटेल चेस्ट में रह रहे हैं, क्रिश्चियन कॉलोनी में 2,500 रुपये के कमरे की जगह लेके, जहाँ पर मैं रहता था, हम तैयारी करते थे। और वो ये सोच के रह गए कि नहीं यार अब यही है जीवन में जो है, बाकी कुछ है ही नहीं जीवन में। बट ऐसा थोड़ी होता है, नहीं कहते नहीं कि भाई अब फकत एक आदमी के वास्ते जग छोड़ने वालों, फकत एक आदमी से ये जमाना कम नहीं होता। कई सारे हैं भाई, छोड़ के चली गई तो निपट गए, छोड़ के चला गया तो लटक गई। प्रत्युषा बनर्जी जैसी लड़कियां आप देखो ना, कितनी अपने आप से नफरत होने लग जाती है कि भाई ये कैसी जनरेशन है, क्या है ये। इतना ग्लैमरस लाइफ लेके, इतना फेम देखने के बाद, इतनी सक्सेस देखने के बाद भी तुम एक लड़के के चक्कर में फंस गया, जैसे भी जो भी रीजन रहा हो या कोई भी और दूसरा कारण रहा हो, कर्जा भी रहा हो, लोन भी रहा हो, कुछ भी रहा हो, हम कह रहे हैं, तुम क्या करते हो, फांसी लगा लेते हो जी। कर्जा भी होगा तो कितने का होगा जी, 1 करोड़ का होगा, 2 करोड़ का होगा, 10 करोड़ का होगा। तुम मेहनत करो, अच्छे सीरियल दो, 4 सीरियल करोगे, निकाल दोगे। नहीं, फेमस पर्सनालिटी हो, 10 ऐड करोगे, निकाल दोगे। ब्रांड एम्बेसडर लेने के लिए तुमको लोग तैयार बैठे होंगे, अगर तुम्हारा नेचर ठीक होगा, व्यवहार ठीक होगा। और तुम दारू पी के लेट जाओगी सेट पे तो थोड़ी। तो सुधार करो ना, मरने से बढ़िया सुधार कर लो भाई। मर जाने से तो समस्या खत्म हो ही जाती है, लेकिन समस्या के साथ साथ आप भी तो खत्म हो जाते हो। तो वो बच्चा नहीं चाहिए। इसीलिए कहा कि भाई किसी एक आदमी के वजह से दुनिया छोड़ने वालों के लिए संदेश था कि फकत मतलब होता है केवल, फकत एक आदमी के वास्ते जग छोड़ने वालों, फकत एक आदमी से ये जमाना कम नहीं होता। बहुत सारे दूसरे, अगला देखो कहाँ धागा फेंकना है, दूसरी तरफ डोर डालो, बहुत संभावनाएं है दुनिया में, है कि नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि जीवन में दूसरे करियर ऑप्शन चुनते हैं, एक नहीं तो दूसरा सही। लेकिन आप जहां रहो अच्छा करो, एक्सेल करो, मेहनत करो, खूब जोर लगाओ, थको मत, हारो मत, डरो मत, रुको मत, तो सक्सेस होगी आपकी। और सक्सेस की कोई एक डिफिनेशन थोड़ी है कि इंटरव्यू में नंबर आ गए तो सक्सेस हो गया ना। उसके बाद सक्सेस क्या हो जाएगी कि अच्छे टीचर बने कि नहीं, बच्चे पसंद किए कि नहीं, प्रिंसिपल आपको मानता है कि नहीं मानता है, वो सक्सेस का पैमाना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद सोचोगे टीजीटी बने कि नहीं बने, पीआरटी रह गए, फिर सोचोगे जी पीजीटी बने कि नहीं बने, फिर सोचोगे वाइस प्रिंसिपल बने कि नहीं बने, फिर सोचोगे आप वाइस प्रिंसिपल क्या प्रिंसिपल बन के रिटायर होना है, ऐसे थोड़ी। प्रिंसिपल बन गए, फिर सोचोगे कमिश्नर बनते तो और मजा आता केवीएस का, नहीं संतोष कुमार मल की जगह हम ही होते, वो भावना भी आएगी। तो सक्सेस का कोई पैमाना ही नहीं है, वो तो क्या है कि हमारी डिजायर है वो बढ़ती जाएगी एक लेवल के बाद। लेकिन हाँ, सेटिस्फैक्शन किस चीज़ का होना चाहिए, एफर्ट्स का। आपने एफर्ट पूरा दिया या नहीं दिया, दैट इज द सेटिस्फैक्टरी थिंग। ये आपकी नोट्स है, इसको आपको पढ़ के आना है। तो मैं आपको बता देता हूँ पॉइंट कहाँ है, जहाँ से पढ़ के हो गया। आप इसमें शुरू करोगे पढ़ना मुख्य रूप से 18 पॉइंट से, 18 से 18 है ना, 18 के आगे आप पूरा रिवाइज करके आओगे एक बार कम से कम। और इसमें सबसे ऊपर एक मैंने लिखा है कोड, ये भी आप लोगों को डेडिकेटेड है। वो दिन
वो समा, वो मौजें और वो दस्तूर भी होगा। अब आज सोचो ये बारे में, आएगा वो दिन, है ना, चाहे वो अप्रैल में आ जाए, मई में आ जाए, जब भी आ जाए आएगा। वो दिन, वो समा, वो मौजें और वो दस्तूर भी होगा। मेरी मेहनत ही जरिया है, आप ये सोच के चलो, मेरी मेहनत ही जरिया है, खुदा तू जान ले इतना, मेरा जो हक है वो देने को तू मजबूर भी होगा। मांगूंगा नहीं, मेहनत। ठीक है, ये आप लोगों के लिए लिखा है मैंने, लिखा पहले था हालांकि। कभी सर एक रिक्वेस्ट है कि